प्रोसेस का ये सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। अब तक हम पढ़ चुके हैं जैव प्रक्रम आखिरकार क्या होता है, क्यों जरूरी है, और जैव प्रक्रम के लिए, जैव प्रक्रम जब होता है तो उसके लिए कौन कौन से चीजें जो है बॉडी में होता है, तो हम कहते हैं कि ये जैव प्रक्रम की प्रक्रिया हो रही है। तो अभी तक हम जान रहे हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं कि जैव प्रक्रम के लिए जो है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और नियंत्रण और समन्वय, इन चीजों की आवश्यकता होती है। आज हम समझेंगे कि आखिरकार ये पोषण कैसे होता है, क्योंकि देखो हम पहले ही बता चुके हैं कि जैव प्रक्रम आखिरकार क्या है। हमारे शरीर की टूट फूट और विघटन, टूट फूट और विघटन के लिए जो हमारे शरीर में काम होता है, या उसको पूरा करने के लिए जो हमारा शरीर काम करता है, वर्क करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो उसमें से एक जो है वो है पोषण। अगर दिमाग लगाइए या फिर आप सोच सकते हैं कि अगर भोजन ना करेंगे ये तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, जब ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत जो है वो संभव नहीं होगा। तो आइए हम समझते हैं कि आखिरकार ये पोषण क्या होता है। तो देखो, पोषण, पोषण का मतलब क्या हो गया बाबू, भोजन। क्या हो गया, भोजन। यानी भोजन करेंगे तब क्या होगा, हमारे शरीर को पोषण मिलेगा। अगर भोजन करेंगे तो हमारे शरीर को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। तो चलो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भोजन क्या है, देखो सबसे पहली बात है इसका एक डिफिनेशन अगर बोला जाए तो क्या कह सकते हैं आप, संसार में वैसा खाए जाने वाला पदार्थ, वर्ड समझिएगा, संसार में वैसा खाए जाने वाला पदार्थ या वैसा खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को बिना हानि पहुंचाए, हमारे शरीर को बिना हानि पहुंचाए हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, उस खाद्य पदार्थ को भोजन कहते हैं। क्या आया इसमें एक वर्ड, बिना हानि पहुंचाए हमारे शरीर को पोषण देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, उसे हम भोजन कहेंगे। तो आप जब भी खाना खाइए तो पहले सोचिए कि क्या यह भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर आपके शरीर में जाकर वो हानि कर रहा है तो वो हमारे लिए भोजन नहीं हो सकता है, वो जीभ का स्वाद हो सकता है, हमारा एंटरटेनमेंट हो सकता है भोजन। बहुत सारे अभी वर्तमान समय में लोग मजे के लिए या फिर इंटरेस्ट के तौर पे जो है भोजन को खाते हैं, जो उसके शरीर के लिए जो है वो हानिकारक, उसके पैकेट पे भी लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम पढ़ते हैं तो इस बुद्धि का हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन क्या है बाबू, एक बार फिर से सुन लीजिए कि वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर को बिना हानि पहुंचाए ऊर्जा प्रदान करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। तो अब आइए चलते हैं कि यह भोजन किस प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, एकदम स्पष्ट और सरल समझेंगे। देखिए, भोजन शरीर में टूटते हैं और बनते हैं। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं शरीर में जाता है भोजन और टूटता है और फिर बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, पहले क्या हुआ, टूटता है और फिर बनता है क्या चीज, C6H12 और O6 बनता है। क्लियर। अब कहता है अंत में ऊर्जा के एक समान स्रोत, यानी आणविक गति के लिए ऊर्जा का एक समान स्रोत और वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जो है ग्लूकोज जो है अंत में ऊर्जा का एक समान स्रोत के रूप में जो है वो बदल जाता है, और वृद्धि और विकास के लिए जो है यह जो अणु जो बदलता है वो आवश्यक होता है। अब यह बदलता कैसे है, बदलता कैसे, तो बदलने की जो प्रक्रिया है एक प्रक्रिया के द्वारा होती है, इसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रतिक्रिया। अणुओं को तोड़ने का सबसे सामान्य रासायनिक तरीका में से क्या है, एक है जो हम खाना खाते हैं। देखो बाबू, जो हम खाना खाते हैं उस खाना को तोड़ने की समान प्रक्रिया, समान जो प्रक्रिया है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसी क्रियाओं के द्वारा, यह क्रिया हमारे शरीर के अंदर होता है। आप केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये तोड़ने का तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऑक्सीजन इसे रिएक्ट करके इसे कई भाग में तोड़ देता है और साथ में ऊर्जा का निर्माण भी करता है। देखिए, इसके लिए कई जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ध्यान समझिएगा, वर्ड समझिएगा, एकदम सिंपल। यहाँ पे कहा गया है कि ये रासायनिक जो तरीका होता है जिसको
ऑक्सीकरण और अपचयन, इस क्रिया को कराने के लिए किसको, शरीर को जो भी जीव का है उसे क्या करना पड़ता है, अगर ये तभी होगा जब हम क्या करें, ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे या करते हैं तब। यानी अगर हम ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, खाना खाते हैं, तो यह क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया हमारे शरीर में नहीं होगी। बात समझ ना, क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, कहता है कोशिकाओं में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण अनुपयोगी और हानिकारक उप उत्पाद बनते हैं। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे कहता है शरीर क्या लेता है, क्रिया करने के लिए शरीर क्या करता, O2 लेता है। O2 जब लेगा तो हमने भोजन से क्या लिए, भोजन जब उपापचय प्रक्रिया किया है ना, यानी उपापचय प्रक्रिया से जब गुजरा तो क्या बनाया, यानी इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अपचय प्रक्रिया से, तो ये बना, क्या बना, सॉरी, जब भोजन पचता है, थोड़ा सा मिस्टेक है, जब भोजन पचता है तो हमारी छोटी आंत में इसका निर्माण होता है। तो जब इसका निर्माण होता है तो C6H12O6, ये कहां से आया, छोटी आंत से आया। अब ये क्या हुआ, जब सांस लिए तो क्या आया, ऑक्सीजन के 6 अणु। अब क्या करता है, देखिए यहां पर क्या लिखा गया, कोशिकाओं में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण अनुपयोगी और हानिकारक उप उत्पाद बनते हैं। तो ये कोशिका में कहां होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होगा, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस क्या होता है, ATP बनाता है ना, उप उत्पाद बनते हैं। क्या देखिए, अब इसमें से क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है, ज्यादा मात्रा में जो जल है वो हानिकारक है, और ये क्या उपयोगी पदार्थ है। ठीक है, तो कहता है अनुपयोगी और हानिकारक उप उत्पाद बनते हैं। शरीर ऐसे उत्पाद को निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, जो बेकार है। इस प्रक्रिया में उपापचय प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण, यहां पर ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया जब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जब होता है, तब जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसको शरीर से निकालना जरूरी होता है, और निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सवाल कर सकते हैं। तो यही है भोजन। तो भोजन में हमने क्या सीखा कि भोजन यानी पोषण जो है, अगर हम भोजन करेंगे यानी खाना खाएंगे तो हमारे शरीर उस खाना को पचाएगा। अगर इसका सारांश देखा जाए, हमारे शरीर उस भोजन को पचाएगा, और पचाने के बाद बनाएगा क्या चीज, ग्लूकोज छोटी आंत में, और वो ग्लूकोज जो है ब्लड से होते हुए कहां पहुंचता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हम सांस लेते हैं तो क्या आता है हमारे शरीर में, कोशिका ऑक्सीजन आता है, और यह ऑक्सीजन भी कहां पहुंचता है, यह भी ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। तो अब एक तरफ से गया ग्लूकोज, एक तरफ से गया ऑक्सीजन, अब ये दोनों के बीच ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, और इसी को बोलते हैं निर्माणकारी और विनाशकारी अभिक्रिया, पूरा मिलाकर। तो इस प्रकार से हमें अंत में एक उत्पाद बनता है एटीपी, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का एक अणु है, ठीक है। और अंत में जो इसका उत्पाद बनता है और 38 क्या है, 38 अणु जो है इसके बनते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या है पढ़ना। देखिए अभी हमने देखा बहुकोश के जीव में पोषण के लिए जो है इस प्रकार से वो निर्भर करता है, या पोषण के लिए उस शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। अब क्या कोई एक कोष के प्राणी है तो उसमें पोषण किस प्रकार से होगा, है ना, ये समझते हैं। कहता है एक कोष के जीवों में पूरी सतह क्या होता है, पूरी सतह वातावरण के संपर्क में होती है। देखिए हमारे शरीर को अगर हमें सांस लेना है तो हमें श्वसन तंत्र है, क्या है, अगर रक्त को विभिन्न भाग तक पहुंचाना है तो रक्त प्रसंचरण तंत्र है, ठीक है, भोजन को पचाना है तो पाचन तंत्र है। लेकिन बताओ अगर एक कोष के प्राणी है, क्या है, एक कोष के प्राणी है, क्या है, एक कोष के प्राणी है, तो उसके शरीर में भी क्या भोजन को पाचन के किडनी लीवर पैनक्रियाज होगा, जी नहीं, है ना। कहता है एक कोष के जीव जो होते हैं, एक जीव में पूरी सतह जो है वातावरण के क्या होता है, संपर्क में होता है। आप जानते हैं कि जो एक कोष के जो शरीर है, देखो ये कोष अमीबा है ना, इसका पूरा शरीर जो है वो किसके संपर्क में, वाता क्या होता है, वाता
वरण के संपर्क में होता है, वातावरण के क्या होता है, संपर्क में होता है। इसलिए भोजन ग्रह और गैसों का विनिमय अपशिष्ट अपशिष्ट निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर में खाना खाएं तो जो बेकार पदार्थ बना है ना, उसको निकालने के लिए क्या होता है, विशेष अंग होते हैं, है ना, और विशेष अंग होता है। लेकिन जो एक कोष के प्राणी है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका संपूर्ण बॉडी एक कोशिका है और वह एक कोशिका पूरे वातावरण के संपर्क में है। अगर दिमाग लगाइए, है ना, ये बॉडी है हमारा। अब बताइए इसके जो है हार्ट हो गया, ये पाचन तंत्र हो गया, ये किडनी हो गया, ये कंकाल तंत्र हो गया, ये गर्भाशय हो गया, ये मादा जनन तंत्र हो गया, और ये नसें हो गया, ये ब्लड हो गया, है ना, और ये सभी जो प्रक्रिया जो अंग है, क्या ये डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में है? ये एक बॉडी के अंदर पैक है, इसके संपर्क में नहीं है। लेकिन जो एक कोष के प्राणी, जो अमीबा यहां पर दिख रहा है बालक, है ना, ये जो अमीबा दिख रहा है, इसका पूरा का पूरा बॉडी जो है वातावरण के संपर्क में है। इसलिए इसमें भोजन को पचाने के लिए या किसी विशेष पदार्थ को निकालने के लिए कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है ना। तथा बहुकोष के जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में क्या होती है, नहीं होती है। जो बहुकोष के जीव होता है उसका संपूर्ण शरीर, जो संपूर्ण जो शरीर होता है, वह डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में है जी नहीं। कहता है इसलिए केवल सरल प्रसार से सभी कोशिकाओं की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। सरल प्रसार, है ना, डिफ्यूजन, सरल प्रसार के द्वारा सभी कोशिकाओं में जो उसके आवश्यक चीजें हैं उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। आवश्यक जो आवश्यकताएं जो है वो पूर्ति नहीं हो सकती है। इसी कारण विभिन्न कार्यों को करने के लिए इसके पास विशेष अंग होते हैं। भोजन, ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने और उत्कों से अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन तंत्र तक लाने के लिए क्या होता है, परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। कहता है कि मनुष्य का जो संपूर्ण शरीर या बहुकोष की जो प्राणी का संपूर्ण जो शरीर होता है वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में नहीं होता है, और जिस कारण उसके शरीर के अंदर उपापचय प्रक्रिया होती है तो कुछ अच्छे पदार्थ और कुछ बुरे पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो है वो अंग की आवश्यकता होती है। यहां पर यही बताया गया है। कहने का मोटा मोटी मतलब है कि एक कोष के जो प्राणी है उसका संपूर्ण शरीर वातावरण के संपर्क में रहता है, और वही एक कोशिका से वो भोजन को वातावरण से डायरेक्ट ग्रहण कर लेगा और वातावरण में क्या करेगा, छोड़ देगा। उसमें कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। खत्म, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, दूसरा बहुकोष के प्राणी होता है, उसका संपूर्ण शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है, और वे अंग जो होते हैं वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में नहीं होता है, जिस कारण से इसे हर काम को करने के लिए इसका स्पेसिफिक यानी विशेष अंग है। क्या है, विशेष अंग है, और वह अंग के द्वारा ही विशेष पदार्थों को ग्रहण भी करता है और विशेष पदार्थ और अनुपयोगी पदार्थों क्या करता है, बाहर भी निकालता है। तो आपको बच्चे समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इस स्लाइड के अंदर क्या कहा गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आता है यह शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा स्रोत के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यह शरीर की वृद्धि, विकास और प्रोटीन और अन्य पदार्थों के लिए आवश्यक है। भले ही हम निष्क्रिय हो, फिर भी हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखिएगा, अभी जो हमने बताया कि पहले शुरू में पढ़ेगा जी भोजन यानी पोषण, उसके बाद समझे दूसरा स्लाइड में हमने देखा कि अगर कोई प्राणी पोषण करता है तो उसके लिए विशेष अंग होता है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन हर क्रिया को करने के लिए विशेष अंग होता है, लेकिन एक कोष प्राणी में कोई विशेष अंग होता नहीं है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो चीजें भोजन करते हैं तो क्यों जरूरी है, किस लिए आवश्यक है, भोजन क्या करता है आखिरकार हमारे शरीर में। तो कहता है अगर हम आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा सोचिए कि अगर हम काम नहीं करें, सिर्फ बैठे रहे, तो क्या हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी? जी होगी। ये जरूरी नहीं है कि हम संसार में काम करेंगे ही तो ही हमारा शरीर क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस शरीर को चलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप इस शरीर से काम लो या ना लो, तब पर भी ऊर्जा की आवश्यकता इसको होती है, इसे खुद चलने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया यह शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा स्रोत यानी भोजन के स्थानांतरण की प्रक्रिया है।
यह शरीर की वृद्धि और विकास और प्रोटीन और अन्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है। क्या आवश्यक है, यानी पोषण क्या है, पोषण जो है वो क्या है, शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रोटीन और अन्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है। कहता है भले ही हम निष्क्रिय हो, निष्क्रिय हो मतलब कोई ज्यादा काम नहीं करे, है ना, फिर भी हमारे शरीर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वो ऊर्जा की उसका होती है, आवश्यकता होती है, जो अभी हमने बोला। अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखिए कुछ जीव जो है उस भोजन सामग्री का उपयोग करते हैं, कुछ जीव सरल भोजन सामग्री का उपयोग करते हैं जो अकार्बनिक स्रोत जैसे CO2 और पानी से प्राप्त ऊर्जा और उन्हें स्वपोषी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर भोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे बीच जो पोषण, देखिए अब इस स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है कि अभी हमने समझा पोषण, तो पोषण जो होता है दो प्रकार का, स्वपोषी और परपोषी। क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया जो होती है हमारे शरीर में क्या होता है, दो प्रकार से होते हैं। देखो अभी तक हमने देखा पोषण के बारे में, किसके बारे में, पोषण के बारे में, और पोषण क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे संसार में जो जीव होते हैं सभी में पोषण का जो तरीका है वो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो देखिए कितने, तो क्या होता है अलग अलग में, क्या है, स्वपोषी है, परपोषी है। क्या है, स्वपोषी है और परपोषी है। और एक परजीवी भी होता है। क्या होता है, परजीवी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं, आखिरकार स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है। देखो कुछ जीव सरल भोजन सामग्री का उपयोग करते हैं जो अकार्बनिक स्रोत जैसे CO2 और पानी से भोजन, पानी से जो है प्राप्त करते हैं, और इन्हें हम स्वपोषी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सिंपल और सरल वर्ड नहीं रहता, एनसीईआरटी कुछ अलग तरह से बोला जाता है। कहता है कुछ संसार में ऐसे जीव जो होते हैं जो सरल भोजन सामग्री का उपयोग करते हैं, जो भोजन के लिए वो ग्रहण करता है वो सरल सामग्री होता है, वो क्या होता है, अकार्बनिक स्रोत होता है। अकार्बनिक स्रोत का मतलब हो गया जैसे में CO2 और H2O। अब बताइए संसार में वो कौन सा सजीव है जो भोजन के लिए CO2 और H2O का इस्तेमाल करता है। तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे जो है वो भोजन के लिए, किसके लिए, अपना भोजन बनाने के लिए जो है वो वायुमंडल से CO2 को और H2O को जो है वो भूमि से जल के रूप में, भूमि से जो है वो जल ग्रहण करते हैं। अब कहता है जल ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा जो है वो भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया, देखिए यहाँ पर क्या है, हरे पौधे जो है वो क्या कर रहा है, यह जो है मिट्टी से जो है जल को ग्रहण कर रहा, वायुमंडल से क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण कर रहा है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हमें देता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसे हम बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं, स्वपोषी। क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। ठीक है। अब आगे क्या कहता है बालक, देखो जीव पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। क्या बोलता है, जीव, कहता है जीव, यहां वर्ड समझिएगा, जीव यानी गाय बैल बकरी कुत्ता भेड़ मानव, है ना, पोषण के लिए मतलब भोजन के लिए यानी ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो किस पे निर्भर रहते हैं, स्वपोषी पे रहते हैं, यानी पेड़ पौधा पे रहते हैं। आप जरा विचार करो हम लोग भोजन कहां से बनाते हैं, या हम लोग भोजन कहां से प्राप्त होता है। पेड़ पौधा जो बनाता है भोजन वो इस्तेमाल करता है, जो बच जाता है उसे फल और अनाज में बदल देता है, और वही फल अनाज को हम लोग खाते हैं और हमारा शरीर क्या होता है, वो चलता है। बात समाप्त और सरल है। कहता है जो ऐसा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यानी कि किसी और पे निर्भर रहता है, उसे हम बोलते हैं परपोषी कहते हैं। कहता है उदाहरण के लिए जानवर, कवक ये जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, ये जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं, सरल पदार्थ का नहीं। देखो पेड़ पौधा क्या लिखा है, पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O इसको कह रहा है सरल पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काजू किशमिश छोड़ा दाल चावल खाते हैं और इसमें बहुत सारे रसायन होते हैं। हमारा जो भोजन जो होता है वो जटिल होता है। क्या होता है, किसमें विटामिन A है, विटामिन C है,
विटामिन B12 है, अनेक प्रकार के उसके अंदर केमिकल होते हैं। इसलिए यहां पर कह रहा है कि हम लोग ये जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम नामक जैसे जैव उत्प्रेरक की सहायता से सरल रूप में बदला जाता है। जब हम बहुत सारा तरह तरह का व्यंजन और खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी काजू किशमिश मीट मांस आदि ये सब का इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत सारे एनर्जी बहुत सारे जो है मिनरल्स और पोषक तत्व और विटामिन मौजूद रहते हैं, और इन सभी को पचाने के लिए बायो एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इसकी सहायता से इसे सरल रूप में बदला जाता है। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का लाइन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा रहता है हल्का सा क्या, लेकिन एक शॉर्ट में लिखा रहता है, लेकिन बहुत सारे अर्थ को देता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सरल रूप में बदलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है शरीर को? एंजाइम नामक जैव उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। वही टाइलिन पेप्सिन रेनिन इन सभी एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगर हमारा शरीर ये सभी एंजाइम नहीं बनाएगा तो जो हम खाना खाते हैं और उसमें जो एनर्जी होता है, जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, उसको सरल रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और जब सरल रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे हमारा भोजन पचा ही नहीं, और फिर क्या होगा? हमें लूज मोशन हो ना शुरू हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि स्वपोषी पोषण जो है वो कैसे करता है। पेड़ पौधे स्वपोषण की प्रक्रिया करता आखिरकार कैसे है? देखिए, कहता है यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव सरल कार्बनिक पदार्थ का मतलब हो गया CO2 और H2O, इसका पदार्थ से अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। और प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रिया है जिसमें CO2 और पानी को सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे हम स्वपोषी, जिसे यह जो है कौन करता है? स्वपोषी जीव जैसे हरे पेड़ पौधे में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? जल है, क्या है? जल है। और क्लोरोफिल और सनलाइट, क्या बदल गया? ग्लूकोज में C6H12O6, और ये क्या हो गया है ना? ये जो है ऑक्सीजन और जल के क्या होंगे? अणु बदल गए। इसके साथ साथ जो है ना, ये जो ऊर्जा बनता है वो पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए कहता है कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो पौधों क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग में नहीं आता है वे स्टार्च में क्या होते हैं? संग्रहित हो जाते हैं। मतलब जो यहाँ पर ग्लूकोज बना है ये तुरंत में क्या होता है? तुरंत में जो है काम में नहीं आता है, वो बाद में क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? जो बाद में जो है वो क्या होता है? बाद में जो है वो स्टार्च में बदल जाता है। ध्यान से समझने वाली बात है, पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जो ग्लूकोज बनता है जो तुरंत में उपयोग में ले लिया और नहीं लेना है उसे स्टार्च में बदल देता है। यह आंतरिक ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। यह आंतरिक ऊर्जा भंडारण का मतलब कि जब नहीं रहेगा तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा ग्लाइकोजन प्रक्रिया के रूप में संग्रहित होता है। हमारा जो भोजन जो होता है हमारे शरीर में जो है वो भोजन से प्राप्त ऊर्जा, भोजन से क्या होता है? जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो किस प्रक्रिया से? ग्लाइकोजन, क्या होता है? ग्लाइकोजन प्रक्रिया के रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन प्रक्रिया क्या है? ग्लूकोज को तोड़कर और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने की एक विशेष प्रक्रिया, एक लंबा एक प्रोसेस है जो हम पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों में श्वास पोषण की प्रक्रिया होती है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जो है हम पढ़ने वाले हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं, वो अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे, है ना। तब तक कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए।